हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी मेन रूप से जिन्हें राष्ट्रीय मतलब मान्यता प्राप्त हुई थी, ये कितनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टियां, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था चलती है, तो सबको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था अभी मेन रूप से 6 थी जिन्हें की अभी तक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी। तो इसमें से पहली कौन थी? इंडियन कांग्रेस थी, जिसका गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हमारी आती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी या इसका गठन हुआ था 1980 में, ये अस्तित्व में आया था। राइट, देन उसके बाद हमारा आता है जो हमारा बहुजन समाज पार्टी है। तो इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे क्या कैसे है, और आपने ये सारी पार्टियों के नाम बहुत अच्छे तरीके से सुने भी होंगे। बस हाँ, इतना है कि अभी तक आपको नहीं पता था कि राष्ट्रीय पार्टियां कौन है या राष्ट्रीय मान्यता किन्हें प्राप्त है। तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये राष्ट्रीय दल की पार्टियां कई सारी हम पहले ही पढ़ चुके थे कि हमारी कई टाइप्स की पार्टियां होती हैं। कुछ को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, कुछ गैर राष्ट्रीय होती हैं, तो कुछ मतलब आम पब्लिक के द्वारा बना ली गई, बस ऐसे ही कि हाँ चलो ठीक है हमारी पार्टी। क्योंकि हमें सबको राइट है कि हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत ही विशेष व्यक्ति ही ये सारी काम कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। चाहे हमारे पास कोई भी एबिलिटी ना हो, कोई भी योग्यता ना हो, बस इतना होना चाहिए हम भारत के नागरिक हैं, मेंटली स्वस्थ हैं, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और हमारी जो एज है, एज लिमिट पूरी हो। हाँ, ये नहीं होता कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनपढ़ भी है फिर भी इसमें आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा राजनीति जितने भी राजनेता होते हैं तो वो कुछ उनकी हालत ऐसे ही होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मतलब सब नहीं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा की पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं हम जैसे यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, ये हमारी तीसरी पार्टी है। थोड़ा इनको सीक्वेंस से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्व मतलब कि स्वर्गीय है। ठीक है, काशी राम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ इसका। 1980 में बीजेपी का गठन होता, भारतीय जनता पार्टी का। और ये सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक है, बहुत नहीं लिखना, बस पार्टी का नाम, इसका गठन कब हुआ था, इतनी चीजें आपको लिखना है। कहीं भी एग्जाम में भी ना आए, लेकिन एक हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इससे रिलेटेड हम बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो गठन हुआ 1984 में होता है, तो 4 साल बाद ही होता है। कुछ ऐसे करके याद रखेंगे, आपको याद रखेगा रहेगा कि सबसे पुरानी जो पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन कांग्रेस थी। ठीक है, तो उसका 1885। देन उसके बाद हमारा होता है कि यहाँ पे 1980 में होता है बीजेपी का। ठीक है, और 1984 में होता है किसका गठन? भारतीय सॉरी बहुजन समाज पार्टी का। और इसका जो चुनाव चिन्ह है ये हमेशा हाथी है। ये चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। ये राष्ट्रीय पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। इनका एक ही चुनाव चिन्ह है। चुनाव आयोग भी जब से ये बना है आज तक नहीं बदल पाया है। ठीक है, अभी तक इनका जो जो चुनाव चिन्ह है वही है। कांग्रेस का पंजा ही है, बीजेपी का कमल ही है, और बहुजन समाज पार्टी का हाथी ही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या है कि बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है। तो इसमें शामिल कौन कौन सा है? तो इसमें शामिल है दलित हो गए, आदिवासी हो गए, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है, यानी कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हिंदू धर्म मानने वाले यदि 100 लोग हैं तो सिख धर्म मानने वाले ओनली 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुसंख्यक हो गए और ये कौन से हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। यानी कि इनका धर्म सिख है लेकिन ये क्या है? अल्पसंख्यक है, क्योंकि मेजोरिटी या इनकी संख्या जो है कम है सिख धर्म को मानने वाली। तो जिस भी देश में रह रहे, जिस भी स्थान पे रह रहे, तो वहां पे सपोज मान लीजिए आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आप जिस भी कास्ट से आते हैं, यहाँ पे हमारी कास्ट होती है ना, आप हिंदू धर्म में जिस भी कास्ट से आते होंगे, मुस्लिम धर्म में, तो वहां पे आपके कास्ट के लोग बहुत ज्यादा है।
और एक दूसरी कास्ट के मतलब 2 घर आ गए दूसरी कास्ट के, तो वहाँ पे वो 2 घर क्या होंगे, आपके अल्पसंख्यक होंगे, जबकि आप यहाँ पे क्या हो, बहुसंख्यक हो, क्योंकि आपके जो जाति के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी जाति, अदर जो जाति है उनके कुछ ही लोग हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, दलित हो गया, आदिवासी हो गए, पिछड़ी जातियाँ हो गया, धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। हमने ऊपर की 2 पार्टियों में क्या बातें देखी कि इनमें कोई भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है या एक विशेष वो नहीं क्राइटेरिया कि इसमें सिर्फ यही लोग शामिल हो सकते हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वहाँ पे दलित भी शामिल हो सकते हैं, अल्पसंख्यक भी शामिल हो सकते हैं, आदिवासी भी, यानी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेंबर हैं, जो भी शामिल होना चाहता है हो सकते हैं। उनका कोई ये नहीं है कि इस कैटेगरी से लोग शामिल होंगे, इससे नहीं होंगे, इससे होंगे, इससे नहीं होंगे। तो आपको पता होगा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन कांग्रेस थी, उसमें से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे, कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल थे, कुछ सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे, कुछ ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल थे। तो यहाँ पे कोई इसका विशेष वो नहीं कि कौन से शामिल होंगे, बट इसमें बहुजन समाज पार्टी में क्या है कि ये बातें कही गई हैं कि इसमें यही लोग शामिल होंगे और यही लोग अपना पार्टी भी बनाते हैं। और इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो इनके लिए क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों का सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। बहुजन समाज पार्टी यूपी में, ठीक है, मेन रूप से जो यहाँ पे बात की गई है कि ज्यादा जो सक्रिय है वो यूपी में है। आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंट टाइम में अभी लीडर कौन है, काफी लंबे टाइम से वो महिला है। मैंने इतना हिंट कर दिया आपको कि वो महिला है, काफी लंबे टाइम से इसमें है, ठीक है। तो आप जरा इसको बताइएगा मुझे, यूपी भी मैंने बता दिया, महिला भी बता दिया, बस उनका नाम क्या है ये आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी की जो लीडर है वो कौन है अभी। तो बस इतना आपको हिंट मिल चुका है एंड आई होप कि आपके मुख में अभी होगा ना कि सामने होते हम क्लास में तो बता देते कि मैम ये नाम है, लेकिन कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि ये नाम है इनका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। ऐसा नहीं कि यूपी बस में है, हाँ, लेकिन ज़्यादा एक्टिव यूपी में है। उसके बाद कुछ मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ये में भी ये पार्टियां पर्याप्त ताकतवर हैं, ठीक है। तो यहाँ यही उत्तर भारत में ही आप मान के चलिए कि यूपी की बात करें तो हमारा यूपी ये वाला रीजन है। देन उसके बाद क्या आता है, यूपी के जस्ट यहाँ से सटा हुआ एमपी भी है, और उसके बाद हमारा यहीं दिल्ली है, उत्तराखंड यहीं पास है, और उसके बाद ये एमपी से सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, एमपी से ही अलग हुआ था, पंजाब भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये पंजाब इधर हरियाणा है। तो यहाँ से ये क्या है कि ये पार्टियां मेन रूप से उत्तर भारत में है। आप कह सकते हो कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं है किसी भी तरीके से, जो बहुजन समाज पार्टी है। जबकि अदर पार्टियां, ऊपर की जो 2 पार्टियां है ना, हर जगह पे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं हो सकती, बस ज्यादा सक्रिय नहीं है वहां पे। मेन सक्रिय जो है वो यहीं पे है, और उस इन स्टेटों में भी बात की जाए कि ज्यादा सक्रिय कहाँ पे, तो यूपी में है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग पार्टियों से क्या होते, अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई, और इस दल को 2004 के लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोट और 19 सीटें मिली। यानी कि इन्होंने क्या किया कि अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई। यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी है यूपी में 3 बार सरकार बनाती है। इस दल को 2004 में लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोट और 19 सीटें मिली थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी थी 2004 की यदि हम बात करते हैं तो 2004 में कांग्रेस 145 सीटें एकदम से अकेले, एकाधिपत्य था कांग्रेस का 145 सीटों पर, ठीक है। उसके बाद बची कुछ सीटों पे क्या था, बीजेपी तो कहीं पे भी नहीं थी,
जहाँ पे भी एक दो गलती से पा गई होगी, का जो बहुजन समाज पार्टी थी उससे भी क्या हुआ था, 5% वोट मिले थे, यानी कि 19 सीटें उन्हें मिली हुई थी 2004 के इलेक्शन में। ये तीनों में ही 2004 आ रहा, तीनों का ही मतलब समझिएगा आप। देन उसके बाद अब हम आते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या CPIM। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका ये जो चुनाव चिन्ह है तो ये हंसिया है, और उसके बाद ये इधर ये जो बना हुआ है तो ये हथौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हथौड़ा, ये शायद देख लेना आप जो भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी यानी कि CPIM। हमने 3 पार्टियां देखी, तीनों पार्टियां का गठन कब हुआ था, और उनमें से 2 पार्टियां जो थी उनकी भी बात की हमने कि कोई भी इनमें ये नहीं कि कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, बट जो बहुजन समाज पार्टी है वो उसमें है कि हाँ सिर्फ कुछ ही लोग शामिल हो सकते हैं। आप चाहो तो वहीं बहुजन समाज पार्टी में ये चीजें लिख भी लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं और ज्यादातर सक्रिय कहाँ पे है, और जो अभी वुमेन लीडर है उसको नाम भी बताना आपको। काफी चर्चा में वो रहती हैं, यूपी में काफी चर्चा में रहती हैं वो। तो उनके बाल वाल भी बढ़िया बॉय कटेंगे, ठीक है। तो आप लोग अब बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रही हूँ। एंड कुछ लोगों को तो मैंने बताया काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि काश मैं सामने होता तो अभी बता देता कि मेरे से आ रहा है ये चीजें। मैं मतलब मेरे को पता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता था पहले से ही। अब इसमें बात करते हैं, चौथी पार्टी हमारी ये आ रही है। इसका नाम क्या है, इसको भी आपको लिखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी कि जिसे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं CPIM। इसका गठन कब हुआ था, 1964 में स्थापित। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की सार्थक तथा साम्राज्यवाद तथा सांप्रदायिकता की विरोधी, यानी कि ये पार्टी जो है वो क्या है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखती है। अब मार्क्सवाद क्या है और लेनिनवाद क्या है, तो ये चीजें हालांकि मैं आपको कई दिन पहले ही समझा चुकी थी, बट आज फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या होता है, जो मार्क्सवादी थे इनकी विचारधारा क्या थी कि ये चाहते थे, यहाँ पे जो मार्क्सवादी थे कि मतलब शोषक, उनको क्या लगता था कि जो पूंजीपति वर्ग है वो कृषकों का शोषक करता है, ठीक है, यानी शोषण करता। तो इन्हें क्या लगता था, ये पूंजीपति वर्ग के प्रति बहुत ज्यादा विरोध करते थे एंड गरीबों का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे ये लोग, कि जो भी श्रमिक वर्ग हैं, यहाँ पे श्रमिक वर्ग जो कि मेहनत करने वाले, यानी कि एक मजदूर घर बना रहा है तो उस मजदूर के द्वारा बनाए गए घर में एक पूंजीपति रह रहा है, लेकिन उस मजदूर की कोई वैल्यू नहीं है, पेमेंट भी उस हिसाब से नहीं दी जा रही है। इसलिए ये मार्क्सवाद जो थे वो क्या करते थे, जितने भी मार्क्सवादी थे, कार्ल मार्क्स जो थे वो इन्हीं की विचारधारा से जितने भी लोग ग्रसित थे, उन्हें क्या लगता था कि पूंजीपति वर्ग से वो अच्छी खासी नफरत करते थे, मतलब उनके घोर विरोधी थे वो लोग। तो मार्क्सवाद तो कुछ हद तक ठीक है कि चलो आप पूंजीपति वर्ग के बहुत ज्यादा विरोधी हो, लेकिन लेनिनवाद जो आता है, तो यहाँ पे लेनिनवाद में भी यही कहीं ना कहीं वो मार्क्सवाद से ही प्रेरित होता है। बट थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा ये लोग हिंसा पे उतारू होने लगते हैं। विचारधारा इनकी भी थी कि चलो ठीक है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा चल रहा है, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग हैं तो उनके विरोधी तो थे ही, लेकिन थोड़ा इनसे बढ़ के ये होते हैं कि कहीं ना कहीं मार्क्सवाद हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, बट लेनिनवादी जो है कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा में ये हिंसा वगैरह का आने लक्षण दिखाई देने लगता है। जब माओवादी आता है जो कम्युनिस्ट चीन का था, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि और ज्यादा गजब का देखने को मिलता है। वो तो सीधे ही कहते हैं राजनीति करना है तो खून तो करना ही पड़ेगा, रक्त रंजित राजनीति ही है, ठीक है, यानी कि जहाँ खून नहीं बहेगा वहाँ राजनीति तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पे ये सब था वही कि आप शोषक मतलब जो पूंजीपति वर्ग है उनका विरोध कर रहे हो, और जो श्रमिक वर्ग है उनका समर्थन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन धीरे धीरे फिर होता है ना कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद में पहले हिंसा नहीं थी, इसमें थोड़ा हिंसा होती है, माओवाद में और ज्यादा हिंसा होने लगती है। तो यहाँ से जब हिंसा होती है तो फिर सब किसी का भला नहीं होता, ठीक है, अपने भी मारे जाते हैं, युद्ध होता है ना, तो हम विजयी भले हो जाते हैं लेकिन हमारे भी सैनिक मारे जाते हैं।
ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि युद्ध में यदि हम सोचें कि एक तरफ का विनाश हो रहा है तो इम्पॉसिबल है, दोनों ही तरफ का विनाश होता है। हाँ, हम जीत गए वो अलग बात है, लेकिन हमारे भी उतने ही हथियार जाते हैं, हमारे भी सैनिक मारे जाते हैं, हमारे भी अपने खोते हैं हम, और वो भी अपने खोते हैं। तो यहाँ पे युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। देन यहाँ पे आई होप कि अब मार्क्सवादी मैंने लिखवाया भी था शायद, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी उसकी जो डिफिनेशन है क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करते हैं तो इसको आप लोग जो इसकी डिफिनेशन है ना एक बार देख लीजिएगा, और मैंने जो बताया उससे अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, यदि जिन्हें जो भी अभी न्यू हो, अभी पहली बार देख रहे हो, क्योंकि ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ये सारी चीज़ें सांप्रदायिकता क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जीएस पेपर 3 का जो हमारा हम बात करें यदि इंटरनल सिक्योरिटी की, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है ये चीज़ें। तो आपकी यदि डिफिनेशन अभी से क्लियर रहेगी ना तो आपको मतलब ऐसा कोई न्यू वर्ड सुनने में नहीं आएगा, ये रहेगा कि हाँ मेरे को पहले से पता थी ये चीज़ें, ठीक है, तो थोड़ा इजीली रहता है। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या होता है कि यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को क्या करती थी, यानी कि इसमें हमने देख लिया था कि ये जो साम्राज्यवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, इनके समर्थन का पूरी तरीके से विरोध करते थे, ठीक है, ये इनके समर्थक नहीं थे। और लोकतांत्रिक चुनावों को ये लोग क्या करते थे, सहायक और सहयोगी उपयोगी मानती हैं। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है, यानी कि ये पार्टियां विशेष रूप से कहाँ पे हैं, ये जो स्टेट है ना इनके नाम आपको पता होने चाहिए, आपकी नोट्स में लिख लेना है। मेरे ख्याल से आपकी जो नोट्स है ना वो एक ही पेज में एक चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक आपकी नोट्स में कितना भरा होगा, मैंने इतना कुछ लिखवाया नहीं, बस एक एक पॉइंट लिखना था, तो एक पेज भी पूरे मेरे हिसाब से अभी भी नहीं भरा होगा, ठीक है। तो एक चैप्टर की हमारी 1 से 1.5 पेज की तो नोट्स आती ही है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्टेट लिखना है। हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया पे है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कुछ ही यानी उत्तर भारत में है। थोड़ा सा यदि याद नहीं होता ना तो आप लोग, हम भारत को 4 भागों में बांटते हैं, 4 क्या 5 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे हम बांटते हैं दक्षिण भारत, फिर हमारा आता है इधर का ये जो पूरा ये वाला एरिया है वो हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत है। उसके बाद यहाँ का जो हमारा ये जम्मू कश्मीर से इधर का ये है, हम कहते हैं ये उत्तर भारत है हमारा, इसे हम कहते हैं पश्चिमी में जो हमारा इंडिया है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर भारत हो गया, ये पूर्वोत्तर हो गया, सॉरी इधर का तो ये कुछ गजब का बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा हो गया क्या, ये पश्चिमोत्तर वाला हो गया, ये हमारा क्या हो गया पूर्वोत्तर वाला हो गया, ये हमारा उत्तर भारत हो गया। बीच में क्या होता मध्य भारत, हम कहते हैं कि मध्य भारत के भी कुछ स्टेट होते हैं, तो हम इन्हें मध्य भारत भी कहते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको सीधे सीधे समझ में आ गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, यहाँ पे हम बात करें तो यूपी है, बिहार है, फिर एमपी मध्य भारत में आता है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से क्या होगा, इधर हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमारा उड़ीसा पड़ता है, ठीक है। ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला रीजन हो गया। देन उसके बाद आपका होता है यहाँ पे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। इधर छोटे से एक उसमें क्या होता है हमारा गोवा है। गोवा के बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा कि हम यहाँ आए, गुजरात है हमारा, ठीक है। तो ये गुजरात हुआ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेवन सिस्टर के नामों से भी ये लोग जाने जाते हैं, जो ये पूर्वोत्तर स्टेट है। और यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बनता है कि जो सेवन सिस्टर हैं, जितने भी स्टेट हमारे सेवन सिस्टर में आते हैं, तो उनमें से वो कौन कौन से स्टेट हैं, जरा आप उनके नाम बताइएगा कि जो भी स्टेट हमारी सेवन सिस्टर में आते हैं, ठीक है। तो उनके नाम आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ पे यदि बात करूँ तो क्या होगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी मैं नाम नहीं बताऊंगी, आज एक मैंने बता दिया, सेवन सिस्टर के नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं इन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा। देन हमारा यहाँ पे आपको पूरा ये रीजन समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जितने भी इंडिया के स्टेट हैं इस तरीके से आप उन्हें याद रखिए कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में फटाफट कह सकते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, ठीक है। देन हमारा यदि कोई पूछता है कि उत्तर भारत, तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आना चाहिए कि उत्तर भारत यानी कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। उसके बाद हमारा दिल्ली आता है, या कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, ये हमारे उत्तर भारत के स्टेट है।
हमारा आता मध्य भारत, हम कह सकते हैं कि एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो ये हमारे क्या हो गए, मध्य भारत के स्टेट हो गए। गुजरात इधर आता है, महाराष्ट्र आता है जो, वो हम कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत के हैं। देन उसके बाद ये दक्षिण भारत के इतने यहाँ से जो भी स्टेट हैं, तेलंगाना हो गए, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, क्योंकि तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ से आप ये बातें कर सकते हैं, और इससे आपका क्या होगा कि सारी चीज़ें ना मैप बेस्ड आप पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहती है आपको। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी ये पार्टी है, यानी कि लेनिनवाद और मार्क्सवाद के जो समर्थक है ये लोग, तो ये पार्टी हमारी कहाँ की है, तो ये पार्टी मेन रूप से हमारी कहाँ की आती है, तो बंगाल की है, यानी कि वेस्ट बंगाल की है, केरल की है और त्रिपुरा की है। यानी कि आपको यहाँ से देखिए सीधे ये हमारा केरल वाला रीजन है, ठीक है, ये इतना केरल का यहाँ बीच में गोवा छोटा सा रहता है, तो ये हो गया हमारा केरल। और उसके बाद यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल पूरा हो गया। और त्रिपुरा यहाँ पे पूरे, मतलब एक होता है ना, एक और क्वेश्चन बनता है कि 3 ओर से किस देश के साथ सीमा कौन सा स्टेट साझा करता है, तो आप देखोगे मैप में तो त्रिपुरा आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा। तो ये कौन सा हो गया, हमारा त्रिपुरा हो गया। यानी कि इन 3 स्टेटों में सबसे ज्यादा क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। आप मैप यदि हो आपके पास अभी तो आप खोल के देखिए जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये केरल हो गया। यानी कि इन स्टेटों में क्या है, मेन रूप से ये जो पार्टी है पाई जाती है। और उसके बाद काफी यानी कि स्ट्रांग है, वहां पे ये चलता है, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ यह पार्टी क्या करती है कि देश में पूंजी और सामानों की क्या मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। यानी कि जो मुक्त में कि फ्री ट्रेड हमारा होता है, कई मतलब वहाँ से स्टेटों में भी फ्री ट्रेड, कहीं ना कहीं स्टेटों में भी थोड़ा बहुत चार्जेस लगते हैं, ठीक है, चुंगी वगैरह जो भी है। और हम अदर कंट्री पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमें टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं। ये इनके क्या है कि काफ़ी खिलाफ है। देन उसके बाद क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में लगातार 30 वर्षों से शासन में 2004 में चुनाव में इसने करीब 6% वोट और लगभग अ, लोकसभा की इसमें क्या बात की गई कि 43 सीटें हासिल करता है। ये कितनी सीटें हासिल करता है, 43 सीटें, यानी कि 6%। बहुजन समाज पार्टी 5% ही किया था, इसने 6% किया, 43 सीटें इसने हासिल की। यह पार्टी अभी केंद्र की सप्रंग यानी कि संप्रंग सरकार का बाहर से समर्थन कर रही है और इस सरकार में शामिल नहीं है। यानी कि अब फिलहाल हाल फिलहाल में ये उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है, लेकिन है किधर साइड, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। दिन मैप के थ्रू आप याद रखेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। और थोड़ा मेरा यकीन मानिएगा कि आप मैप से थोड़ा ला, जैसे ही हमारा आए ना हमारे मतलब स्टेटों का नाम आ रहा, तुरंत हमारे माइंड में इंडिया का मैप आना चाहिए। यस यस, इधर इधर ये चीज़ें हैं, हमें पूर्वोत्तर भारत में ये स्टेट पढ़ेंगे, इधर दक्षिण में मध्य भारत में कौन से स्टेट पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हमें पता होगा जाएगी तुरंत, और हमारा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी बात होगी तो हमने पढ़ा था कि स्टेट नाम याद नहीं आ रहा, हम देखेंगे कि हाँ उत्तर भारत में हमने बहुजन समाज पार्टी की बात की थी, फिर वहां से हम गेस कर लेंगे कि कौन कौन से स्टेट थे, तो हमारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी अगली पार्टी आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी CPI। अब इसके बारे में हम बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन कब होता है, 1925 में होता है। बहुजन समाज पार्टी का 1984। और इसके गठन की यदि हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, हमारा 1964 में हुआ था, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका गठन हमारा हुआ 1925 में। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, यानी कि अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो हमने देखा था कि जो ये हमारी पार्टी थी यदि हम बात करें, इस पार्टी का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद थी। यानी कि इस पार्टी का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। और इसका हमारा क्या नाम है, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, और यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, वहाँ पे मार्क्सवादी लिखा हुआ है, यहाँ पे वही पार्टी है, बस इसमें क्या है कि मार्क्सवाद नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि मार्क्सवाद क्यों नहीं,
मार्क्सवाद ऐसा नहीं कि मार्क्सवाद नहीं है, इसमें भी कम्युनिस्ट है, यानी कि मार्क्सवाद तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं कि नहीं होगा। तो इसमें भी होता क्या है मेन रूप से कि वो लोग हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता और जो लोकतंत्र वगैरह थे ये इसको नहीं मानते थे, यानी कि इसके विरोधी थे। लेकिन इस पार्टी के जो लीडर हैं वो क्या मानते हैं कि मार्क्सवाद को भी मानते हैं, लेनिनवाद को भी मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को भी ये प्रायोरिटी देते हैं और लोकतंत्र की में भी ये आस्था अपनी रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। और उसके बाद क्या होता है कि अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे यानी कि जो मार्क्सवादी का था, ठीक है, क्या होता है कि इसमें हम यदि बात करते हैं तो अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। अब मैप से आप फिर देखिए, हमने अभी क्या बात की, केरल, ये हमारा आया केरल। उसके बाद हमने बात की पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पंजाब की, यहाँ पे हमारा आंध्र आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा यहाँ पे वेस्ट बंगाल से लगा हुआ, फिर आंध्र आता है। तो फिर आंध्र प्रदेश के बाद हमने क्या बात की, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु यहीं पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, पंजाब, पंजाब यहाँ पे है। तो एक स्टेट कहाँ जा रहा, उत्तर भारत में जा रहा है। तो आपको याद रखना कि पंजाब यहाँ पे है, ठीक है, हरियाणा पंजाब जो हमारा है तो वो कहाँ पे, ये इधर है। तो यहाँ से मैप के थ्रू आप याद रखेंगे तो ज़्यादा सटीकता से याद रहेगा कि जिसमें मार्क्सवाद लगा हुआ है, जिस पार्टी में, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद है, वो कहाँ पे है। तो सिर्फ इतने में है, केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। लेकिन ये पार्टियां कहाँ पे हैं, तो ये पार्टियां केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में भी थोड़ा इसका वर्चस्व रहता है, ठीक ठाक रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, बहरहाल क्या होता है कि इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है और 2004 में चुनाव में इसे 1.4% वोट और लोकसभा चुनाव में इसे 1 पॉइंट, यानी कि जो हमारा लोकसभा चुनाव होता है 10 सीटें हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की जो पक्षधर अभी केंद्र में सप्रसंग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं। यानी ये दोनों ही पार्टियां पहले वर्चस्व में थी, हाँ, लेकिन अभी भी जो पार्टी सत्ता में है उसको कहीं ना कहीं समर्थन ये लोग दे रहे हैं, अंदर नहीं है, बाहर से ही दे रहे हैं, बट हाँ इनका सपोर्ट है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ के रखिएगा। देन हमारी लास्ट पार्टी आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, तो आपको चुनाव चिन्ह से ही समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। तो दोनों को ही आप मिक्स मत करिएगा क्योंकि दोनों में ही धरती आसमान का फर्क यहाँ पे है। अब हम पढ़ते हैं कि फर्क कितना है। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था, यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार 2004 से उपयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझीदार है, ठीक है। यानी कि ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इसका गठन कब होता है, 1999 में होता है। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में ये पार्टी बनती है। ये क्या किसको किसको मानती है, ये लोकतंत्र को भी प्रायोरिटी देती है, गांधीवाद को भी मानती है, धर्मनिरपेक्षता को भी, समता को भी, सामाजिक न्याय, संघवाद, सब में ये आस्था रखती है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। यानी कि इसका मेन मकसद क्या है कि सरकार के जो भी प्रमुख पद हो वो भारत के, जो भारत में पैदा हुई है वही नागरिक यहाँ पे शामिल हो। इसका मेन मकसद ये है। और ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हमारा इधर आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत तो होने के साथ ही यह मेघालय, मेघालय ये हमारे पूर्वोत्तर वाले, यहाँ पे मेघालय आपका आएगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर यहाँ पे आता है। असम, असम यहाँ मेघालय के पास ही है।
तो असम, मेघालय में ये ताकतवर है। तो इसमें ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो गए, इन्हें भी आप याद रखिएगा कि इधर साइड ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में ये भागीदार है। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझीदार है। अब हमारा आता है प्रांतीय दल। प्रांतीय दल जो भी हमारा है, तो इसके बारे में अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा हमारा होने वाला है, तो इसको अब हम लोग कल ही देखेंगे कि क्या कैसे है। तो इसमें यदि बात करते हैं, ये आप देखिए इंडिया का मैप बना हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैप समझते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, पीपल्स पार्टी जो भी है, मतलब नागालैंड में कौन सी पार्टी है, पूरा आपको स्टेट यहाँ पे हो सकता है कि क्लियरिटी ना आ रही हो, क्योंकि अब इसमें स्लाइड में बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास मैप होगा, और ये मैप पुराना है, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन आपको कुछ ऐसा कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि अभी लद्दाख हो गया ना इधर, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्योंकि हमें अपडेट रहना है, वही घिसी पिटी बातों पे नहीं चलता। भारत में क्षेत्रीय पार्टियां 6 जनवरी 2007 की स्थिति ये यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरीके से थी, यानी कि ऐसा नहीं कि 6 जनवरी या 6 जनवरी 2007 तक की स्थिति, यानी कि जब से चुनाव वगैरह शुरू हुए तब तक से अभी तक की स्थिति बताई गई है इसमें, कि जम्मू कश्मीर में क्या कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि इतनी सारी पार्टियां अपने अपने स्टेट में भी बहुत सारी पार्टियां बनाते हैं। अब देखिएगा, हमने 700 लगभग 700 प्लस पार्टियों के नाम पढ़े थे, मतलब इतना नाम नहीं पढ़े थे। 6 राष्ट्रीय पार्टियां अभी तक हमने देखी हैं, और पार्टियां तो बहुत हैं, बहुत है, मतलब जम्मू कश्मीर की अपनी अलग पार्टी है। और उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय लोक दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी है, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी है ये साइकिल का समाजवादी पार्टी। इनके चुनाव चिन्ह भी है, एमपी में समाजवादी पार्टी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जनता दल। ये मैप से आपको रटना नहीं, बस एक बार पूरा मैप एनालिसिस करना जरूर है, तो आपको वो सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाए, क्योंकि हम सारी चीज़ें अभी तक देखते आ रहे हैं, बस एक बार इसमें से हमें क्लियरिटी लाना है। हम देखते तो आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी क्या यूपी में भी है या एमपी में ही है या केरल में भी है। लेकिन अब हमें क्लियरिटी आ गई ना कि यूपी में ही बहुजन समाज पार्टी है, या कुछ और भी उत्तर भारत की स्टेट है उनमें है, केरल वगैरह में नहीं है। तो क्लियरिटी अब यहाँ से आने वाली है हमें, ठीक है। अब आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस, नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी जो भी है, राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में भी है, ये राष्ट्रीय जनता दल जो हमारा है इसका लालटेन है, ठीक है। और लोक जनशक्ति पार्टी है, जनता दल, ये तीर कमान जो भी है तीर है, इसका ताला चाबी असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का है, और असम गण परिषद का इसका भी एलिफेंट है, ठीक है। अरुणाचल इसका ये जो भी है दो तलवार है, इसका एक मुर्गी है यहाँ पे। और यहाँ पे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का है छाता, इनकी डेट भी दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो हमें कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये चिन्ह वगैरह मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबका जो जितनी भी पार्टियाँ होती हैं उनको इलेक्शन कमीशन ही देता है कि ये आपका चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से आते हैं उनका झाड़ू है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना रहता है। दिल्ली का यहाँ पे शायद दिया हो, इसमें तो दिया नहीं है, बट दिल्ली में भी जो पार्टियां हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है, और गुजरात का भी अभी तक हमने इनके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है, इनका यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर भी आप नज़र घुमाइएगा, देखिएगा, ये पूरा मैप एनालिसिस करिएगा खुद से, क्योंकि आपके पास यदि हार्ड कॉपी में बुक होगी तो आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि किस तरीके से है। ये जो मैं स्टेट बता रही थी, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाई दूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना कि दक्षिण भारत के स्टेट, मध्य भारत के, ये आप देखिए, ये केरल हो गया हमारा, ये तमिलनाडु हो गया, ये हमारा आंध्रा हो गया, ये कर्नाटका हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गए, ठीक है। तो ये हमारे दक्षिण भारत के स्टेट आते हैं। फिर यहाँ पे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे हमारा आता है। और उसके बाद हम बात करें झारखंड, एमपी, यहाँ पे राजस्थान का रीजन है पूरा, ये गुजरात है, ठीक है। राजस्थान काफ़ी डेजर्ट क्षेत्र माना जाता है, यानी कि वो रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान में। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल रीजन है। हम राजस्थान की ही बात नहीं करेंगे, आप जरा मैप उठा के, आज आपको एक काम करना है, जितने भी पश्चिम वाले क्षेत्र हैं, यानी कि चाहे एशिया का पश्चिमी इलाका आप देखोगे,
चाहे आप पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, वर्ल्ड का मैप देखना है, चाहे आप और कौन सा मैप देखना है, मैं पॉलिटिकल नहीं, जियोग्राफिकल जो फिजिकल मैप होता है उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे यदि एशिया की बात करें, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आता है, उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। इन सब के पश्चिम में आपको देखना, सब के पश्चिम में आपको रेगिस्तानी या पहाड़ी इलाका मिलेगा, डेजर्ट मिलेंगे वहाँ पे, हर एक के पश्चिम की बात मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे इसका भी एक हमारा क्या है, जियोग्राफिकल रीजन है। हम जियोग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम की साइड ही आपको, इधर बिल्कुल भी डेजर्ट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। कहीं किसी भी हम कंट्री की बात करें, किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इधर आपको पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उत्तर अमेरिका में भी, दक्षिण अमेरिका में भी, ये इधर साइड ही आपको पर्वत पठार या कि डेजर्ट देखने को मिलेंगे। इधर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे ज़्यादातर संख्या में, ठीक है। हमारे इंडिया में भी आप देखिए तो इंडिया में यही इलाका क्यों, आपने कभी माइंड में लाया कि यही इलाका क्यों इतना मतलब डेजर्ट वाला है? यहाँ पे भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? तो इससे थोड़ा सा आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा खुलेगा कि हाँ ऐसा क्यों है। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा क्या, कि इधर हम देखते हैं कि कुछ पठार है। यहाँ हम पढ़ते हैं ना कि पठार वगैरह जो भी हैं, इनका सबका जियोग्राफिकल कुछ ना कुछ रीजन है। अब उसे मैं एक्सप्लेन करने लगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, किसी दिन मैं करूँगी यदि चैप्टर में कहीं पे भी आता है तो। क्योंकि मैंने बताया ना कि हम सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, जो भी आ रहा है हम सब समेट लेंगे जितना भी चीज़ें हमारी आ रही हैं, तो कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बस भैया हमें जियोग्राफी का तो कुछ नहीं आता, हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमें कुछ सब कुछ आता है। जो यूपीएससी चाहता है हम वो सब, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, हमें थोड़ा थोड़ा ना, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा यूपीएससी की डिमांड होती है कि थोड़ा सा हमें साइंस भी आए, थोड़ा सा हमें मैथ भी आए, थोड़ा सा रीजनिंग भी आनी चाहिए, थोड़ा सा हमारे कुछ जो भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी आनी चाहिए, थोड़ा सा हमें एथिक्स में भी नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी हमारी नॉलेज होनी चाहिए, हमारी किसमें, पॉलिटी में भी नॉलेज होनी चाहिए, जियोग्राफी में भी होनी चाहिए, और सोशल साइंस में भी होनी चाहिए। मतलब जितने भी चैप्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, हिंदी में भी हमें होना चाहिए। आपको पता है हिंदी इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है, यानी यूपीएससी हमसे सब करवा लेता है। इसलिए हम सिर्फ एक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ऑलराउंडर है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हमारे सामने आएगा छोड़ेंगे नहीं किसी को, कितना भी बड़ा महान हो हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। और हम सब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। और जो मैं जियोग्राफी का भी बताती हूँ, आपको यदि लगता है कि हाँ ये नोट कर लेना चाहिए तो नोट कर लिया करिए। और थोड़ा सा जितना मैं इतना बोलती हूँ कि इसको करना है, इसको करना है, तो प्लीज़ उसे डिनाई ना करके उसे फॉलो किया करिए, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी शायद ये 1 से 2 दिन चले, उसके बाद ये ख़त्म ही हो जाएगा। कोशिश करूँगी कि कल ही हो जाए, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे तो इसका लास्ट ही होना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, यानी कि 11th क्लास में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से अभी 2 चैप्टर और है शायद, उसके बाद हम लोग आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।